नमस्कार और स्वागत है आज की इस गहरी बातचीत में। हमारे पास हैं यूपीएससी आईएएस के नोट्स, ओ लेवल पाइथन प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। जी। और ये नोट्स खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप कह सकते हैं पहला कदम रख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं है। ये असल में एक सोचने का तरीका है। सोचने का तरीका कैसे? मतलब किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली कैसे हल करें, उसे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ें, ये नोट्स इसी बुनियाद को समझने में मदद करते हैं, और वो भी पाइथन जैसी पॉपुलर भाषा के जरिए। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन नोट्स से जरूरी बातें निकालें और प्रोग्रामिंग और पाइथन की बेसिक्स को एकदम साफ कर दें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, बेसिक से। कंप्यूटर क्या है? नोट्स कहते हैं ये एक मशीन है जो निर्देश लेती है, काम करती है और जवाब देती है। हाँ, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमसे इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। और प्रोग्राम वो क्या चीज़ है? प्रोग्राम हुआ इन्हीं निर्देशों का एक सेट। मतलब कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, ये बताने वाले स्टेप्स डेटा के साथ। अच्छा, नोट्स में इसके मुख्य हिस्सों का भी जिक्र है। इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। जी। इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस वगैरह, आउटपुट के लिए स्क्रीन, प्रिंटर, और बीच में है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि सारा असली काम वहीं होता है। डेटा लेना, उसे मेमोरी में रखना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, प्रोसेसिंग करना, सब सीपीयू का काम है। ठीक है। पर ये सब हार्डवेयर अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसे चाहिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम्स। हाँ, प्रोग्राम्स का कलेक्शन। सबसे जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज या मैक ओएस या एंड्रॉयड। ये हमारे और मशीन के बीच एक तरह का इंटरफेस है, बातचीत करवाता है। और जो हम प्रोग्राम लिखते हैं जैसे पाइथन में, वो हाई लेवल भाषा कहलाती है? जी, हाई लेवल भाषाएं इंसानी भाषा के ज्यादा करीब होती हैं, जैसे पाइथन, जावा, C++। इन्हें पढ़ना समझना आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ वो 0 और 1 समझता है ना, मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी या मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो हमें अपनी हाई लेवल भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलवाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बदलाव कौन करता है? इसके लिए दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनमें क्या फर्क है? कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है और उसे मशीन कोड में बदल देता है, फिर वो मशीन कोड चलता है। ओके। जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन पढ़ता है, उसे मशीन कोड में बदलता है और फौरन चला देता है, फिर अगली लाइन पर जाता है। पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है। तो पाइथन में कोड लिख के तुरंत रिजल्ट देख सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा फायदा है, खासकर जब आप जल्दी कुछ बनाकर देखना चाहते हैं, जिसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कंप्यूटर से, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है नोट्स के हिसाब से? एक बेसिक सा मॉडल है। पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझो, आइडेंटिफाई करो। फिर उसका एल्गोरिदम बनाओ, मतलब उसे सॉल्व करने के स्टेप्स लिखो, बिल्कुल सादी भाषा में। स्टेप बाय स्टेप प्लान। हाँ, फिर आता है फ्लो चार्ट। ये जरूरी नहीं हमेशा, पर ये उसी एल्गोरिदम का एक विजुअल रूप है, डायग्राम जैसा। अच्छा, तस्वीरों में दिखाना। जी। फिर आप उस लॉजिक को किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं, मतलब कोडिंग करते हैं। वो कोड फिर मशीन कोड में बदलता है, कंप्यूटर उसे चलाता है और आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। एल्गोरिदम मतलब किसी भी काम को करने का डिटेल तरीका, जैसे आपने कहा सादी भाषा में। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है, तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा? स्टेप 1 पतीला लो, स्टेप 2 पानी डालो, स्टेप 3 गैस जलाओ, वगैरह वगैरह। समझ गया। तो एक अच्छे एल्गोरिदम में क्या क्या होना चाहिए? कुछ खास बातें हैं। हर स्टेप एकदम साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या इनपुट चाहिए, जैसे पानी, चाय पत्ती, और क्या आउटपुट मिलेगा, चाय, ये पता होना चाहिए। स्टेप्स फाइनाइट हो, मतलब कहीं खत्म हो, ऐसा ना हो कि लूप में फंस जाए। और ये किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लॉजिक तो वही रहेगा। इसके फायदे क्या हैं? समझने में आसान होता है, प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने में मदद मिलती है। और नुकसान? लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और कभी-कभी ब्रांचिंग, अगर ऐसा हो तो ये, वरना वो, या लूपिंग,
किसी काम को बार बार करना दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ टेक्स्ट में। ओके, और फ्लो चार्ट ये एल्गोरिथम का चित्र है। हाँ, ये उन्हीं स्टेप्स को दिखाने के लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे ओवल अंडाकार स्टार्ट स्टॉप के लिए, हाँ, या कोई काम करने के लिए, और डायमंड हीरा डिसीजन लेने के लिए, जहां हाँ या ना में जवाब होता है। और तीर रास्ता दिखाते हैं। जी, एरो बताते हैं कि फ्लो किस तरफ जा रहा है। तो इसके क्या फायदे हैं फ्लो चार्ट के? लॉजिक को विजुअली समझना आसान हो जाता है, प्रोग्राम का डिजाइन बनाने में मदद मिलती है, डीबगिंग मतलब गलतियां ढूंढने में भी हेल्प कर सकता है, एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी बन जाता है। लेकिन नुकसान भी होंगे? हाँ, अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स है तो फ्लोचार्ट बनाना और उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसमें बदलाव करना भी कठिन होता है। तो एल्गोरिथम हुआ टेक्स्ट, फ्लो चार्ट हुआ विजुअल, दोनों का मकसद एक ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लान बनाना। बिल्कुल। और नोट्स में कई उदाहरण भी दिए हैं, जैसे 2 नंबर जोड़ना, 3 में से बड़ा खोजना, फैक्टोरियल निकालना। ये सब अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम दिखाते हैं, सीक्वेंशियल, डिसीजन वाली और दोहराव वाली। अच्छा, चलिए अब उस भाषा पर आते हैं जिसका नाम बार बार आ रहा है, पाइथन। ये इतनी पॉपुलर क्यों है भाई? पाइथन, जिसे ग्विडो वैन रॉसम ने बनाया था, वाकई बहुत पॉपुलर है। इसकी कई वजह हैं। एक तो इसका सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका बहुत साफ है, लगभग अंग्रेजी जैसा। पढ़ने में आसान? हाँ, बहुत कम कोड में ज्यादा काम हो जाता है। दूसरा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडोज, मैक्स, लिनक्स सब पर चलती है। तीसरा, जैसा हमने बात की, ये इंटरप्रेटेड है तो फटाफट टेस्टिंग हो जाती है। और चौथा, ये बहुत वर्सेटाइल है। आप इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस, स्क्रिप्टिंग, बहुत कुछ। इसे लिखते कहाँ हैं? कोई खास सॉफ्टवेयर? आप चाहें तो नोटपैड जैसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर लोग IDE इस्तेमाल करते हैं। IDE मतलब? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे थॉनी जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, या पाइचार्म, VS कोड वगैरह। ये कोड लिखने, चलाने, गलतियां ढूंढने में मदद करते हैं। पाइथन के लिखने के तरीके में एक चीज बहुत खास है, वो इंडेंटेशन। हाँ लाइन के शुरू में स्पेस देना। हाँ, ये पाइथन की पहचान है और बहुत ज़रूरी है। दूसरी भाषाओं में अक्सर कोड ब्लॉक्स बताने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगते हैं। हाँ, C++ या जावा में। जी, पाइथन में यही काम इंडेंटेशन से होता है। कोड की कौन सी लाइनें इफ के अंदर हैं या फॉर लूप के अंदर हैं, ये स्पेसिंग से ही पता चलता है। तो स्पेस कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़? बिल्कुल, एरर आ जाएगी या लॉजिक गलत हो जाएगा। ये कोड को साफ सुथरा रखता है, पर शुरू में आदत डालनी पड़ती है। एक और शब्द सुना था, पाइथन वर्चुअल मशीन, PVM। ये क्या है? PVM को आप एक तरह का रन टाइम इंजन समझ सकती हैं। जब आप पाइथन कोड रन करते हैं तो वो पहले एक इंटरमीडिएट कोड में बदलता है, जिसे बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड? हाँ, फिर PVM उस बाइट कोड को लेता है और उसे आपकी मशीन के हिसाब से नेटिव मशीन कोड में बदलकर चलाता है। इसी वजह से पाइथन कोड अलग-अलग तरह की मशीनों पर चल पाता है बिना ज्यादा बदलाव के। अच्छा, तो ये पोर्टेबिलिटी में मदद करता है। ठीक है, अब पाइथन के अंदर चलते हैं। सबसे बेसिक चीज वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स समझिए नाम वाले डिब्बे हैं। आप इनमें कोई वैल्यू, कोई जानकारी स्टोर करते हैं। जैसे आपको किसी की उम्र स्टोर करनी है तो आप लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 25। यहाँ एज वेरिएबल का नाम है और 25 उसकी वैल्यू। और पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए बस नाम लिखकर वैल्यू दे देनी है? हाँ, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग। जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हैं, वेरिएबल बन जाता है। जैसे x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू नमस्ते। क्या एक वेरिएबल में बाद में अलग तरह की वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे पहले नंबर फिर टेक्स्ट? बिल्कुल, पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 और अगली लाइन में x इज इक्वल टू अब टेक्स्ट है। पाइथन खुद समझ लेगा। स्ट्रिंग के लिए सिंगल या डबल कोट्स दोनों चलेंगे? जी हाँ, हेलो और हेलो दोनों ठीक हैं। इन वेरिएबल के नाम रखने के कुछ नियम भी होंगे? हाँ, जरूर। नाम किसी लेटर या A to Z या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। ओके। नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर ही आ सकते हैं, कोई स्पेस या स्पेशल सिंबल नहीं। और हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव है।
केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल एज, कैपिटल एज और सारे कैपिटल एज ही, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। कोड लिखते हुए अगर हमें कुछ नोट्स लिखने हो जो कोड का हिस्सा ना हो तो उसके लिए कॉमन से हैशटैग सिंबल लगाइए, उसके बाद उस लाइन में जो भी लिखेंगे पाइथन उसे इग्नोर कर देगा। हैशटैग से। हाँ, ये कोड को समझाने के लिए या टेम्पररी कोड को बंद करने के लिए बहुत काम आता है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए या तो हर लाइन पर हैशटैग लगाइए या फिर ट्रिपल कोट्स ये मल्टी लाइन कमेंट है का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो किसी वेरिएबल को असाइन ना हो रहा हो। ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप्स पर। वेरिएबल्स में अलग अलग तरह का डेटा रख सकते हैं। नंबर्स के लिए क्या क्या है? पाइथन में 3 मेन न्यूमेरिक टाइप्स हैं। इंट यानी इंटीजर, पूरी संख्या जैसे 10, -50, 0। फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दशमलव वाली संख्या जैसे 3.14, -2.5। और कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें जे वाला इमेजिनरी पार्ट होता है जैसे 5 + 6j। टाइप कैसे पता चलेगा? टाइप फंक्शन से, जैसे टाइप 10 आपको बताएगा क्लास इंट। आप इंट, फ्लोट से टाइप बदल भी सकते हैं पर कॉम्प्लेक्स को दूसरों में नहीं बदल सकते। और टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग्स? जी, स्ट्रिंग्स सिंगल या डबल कोट्स में। पाइथन में हर कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग ही होता है जिसकी लंबाई 1 होती है। अच्छा, अलग से कैरेक्टर टाइप नहीं है? नहीं, आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर इंडेक्स 0 पर होता है, जैसे नेम = राहुल, तो नेम 0 आपको R देगा। और स्ट्रिंग के हिस्से निकालना, स्लाइसिंग? हाँ, वो भी कर सकते हैं। नेम 4 आपको आहू देगा, इंडेक्स 1 से 3 तक। नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं जो पीछे से गिनते हैं। नेम -1 आखिरी कैरेक्टर देगा। -1 से पूरी स्ट्रिंग उल्टी हो जाती है। वाह! स्ट्रिंग्स के साथ और क्या कर सकते हैं? नोट्स में कई मेथड्स लिखे हैं। हाँ, बहुत सारे यूजफुल मेथड्स हैं, जैसे डॉट लोअर और डॉट अपर केस बदलने के लिए, डॉट स्ट्रिप शुरू और आखिर के फालतू स्पेस हटाने के लिए, डॉट रिप्लेस पुराना नया कुछ बदलने के लिए, डॉट स्प्लिट स्ट्रिंग को लिस्ट में तोड़ने के लिए जैसे स्पेस के आधार पर, लेन माई स्ट्रिंग लंबाई जानने के लिए, डॉट फाइंड कुछ ढूंढने के लिए। काफी कुछ है। एक बात और थी, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इम्यूटेबल मतलब आप एक बार स्ट्रिंग बनाने के बाद उसे बदल नहीं सकते। ये मेथड्स हमेशा एक नई स्ट्रिंग बनाकर लौटाते हैं, ओरिजिनल को नहीं बदलते। अच्छा, तो अगर नेम डॉट अपर किया तो नेम वेरिएबल खुद नहीं बदलेगा? नहीं, आपको रिजल्ट को किसी नए वेरिएबल में रखना होगा या वापस नेम में ही असाइन करना होगा। नेम = name.upper। समझ गया। क्या पाइथन में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऐसी वैल्यू जो बदले नहीं? देखिए, पाइथन में C++ या जावा की तरह कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है। परंपरा? कैसी? अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल कांस्टेंट जैसा बर्ताव करे तो उसका नाम पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, जैसे PI = 3.14159। ये बस दूसरे डेवलपर्स को एक हिंट है कि इसे बदलना नहीं चाहिए। पाइथन इसे रोकेगा नहीं अगर आप बदल दें, पर यह अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। ओके, अब ऑपरेटर्स पर आते हैं। ये सिंबल्स जो कुछ काम करते हैं। जी, ऑपरेटर्स वैल्यूज या वेरिएबल्स पर ऑपरेशन करते हैं। कई तरह के हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश यानी डिवीजन, मॉड्यूलस यानी शेषफल, पावर और फ्लोर डिवीजन जो सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे इक्वल्स, प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे इक्वल्स बराबर है, इक्वल्स नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट। और भी हैं, आइडेंटिटी, मेंबरशिप। हाँ, इज और इज नॉट आइडेंटिटी चेक करते हैं, इन और नॉट इन मेंबरशिप चेक करते हैं, क्या कोई चीज किसी सीक्वेंस में है। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं, पर वो अभी शायद उतने जरूरी नहीं। इक्वल्स और इज में क्या फर्क बताया था आपने, वो फिर से बताइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स चेक करता है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है या नहीं। वैल्यू? हाँ, जबकि इज चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अक्सर छोटी संख्याओं या स्ट्रिंग्स के लिए ये सेम लगते हैं, पर लिस्ट जैसी चीजों के लिए अलग होते हैं। ठीक है, ये फर्क ध्यान रखूंगा। अब आते हैं डेटा को इकट्ठा रखने के तरीकों पर।
नोट्स में 4 तरह के कलेक्शंस बताए हैं। जी, पाइथन में 4 मेन बिल्ट इन कलेक्शंस या सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। लिस्ट सबसे पहले, ये क्या है? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है, जैसे माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 एप्पल 3.0 ट्रू। ये ऑर्डर्ड होती है, मतलब आइटम्स का क्रम बना रहता है। ये चेंजेबल है, मतलब आप इसे बाद में बदल सकते हैं, आइटम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसमें डुप्लीकेट आइटम्स भी हो सकते हैं। ऑर्डर्ड, चेंजेबल, डुप्लीकेट अलाउड। ठीक है, अगला टपल। टपल राउंड ब्रैकेट्स एसओक में बनता है, जैसे माई टपल इज इक्वल टू 1 एप्पल 3.0। ये भी ऑर्डर्ड है और इसमें भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन ये अनचेंजेबल है। एक बार बना दिया तो आप इसे बदल नहीं सकते। अनचेंजेबल मतलब फिक्स्ड। हाँ बिल्कुल, इसे बदला नहीं जा सकता। तीसरा था सेट। सेट कर्ली ब्रेसेस एसओक में बनता है, जैसे माई सेट इज इक्वल टू 1 एप्पल 3.0। ये अनऑर्डर्ड होता है। पाइथन 3.7 प्लस में इम्प्लीमेंटेशन बदल गया है, पर कॉन्सेप्ट यही है कि क्रम की गारंटी नहीं। इसमें इंडेक्स नहीं होते और सबसे खास बात, इसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं हो सकते। अगर आप 2 बार एप्पल डालेंगे तो एक ही बार स्टोर होगा। यूनिक आइटम्स के लिए। चौथा, डिक्शनरी। डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस में बनती है, लेकिन इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। माइडिक इक्वल्स टू नेम अमित, एज 30, सिटी दिल्ली। यहाँ नेम, एज, सिटीज कीज है और अमित, 30 और दिल्ली उनकी वैल्यूज। ये चेंजेबल है। कीज यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज आप की के जरिए एक्सेस करते हैं, जैसे माइडिक एज। तो कब कौन सा इस्तेमाल करें? ये जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको आइटम्स का क्रम चाहिए और उन्हें बाद में बदलना भी है, तो लिस्ट सबसे कॉमन चॉइस है। अगर डेटा फिक्स्ड रखना है, बदलना नहीं है, तो टपल यूज करें, ये थोड़ा फास्ट भी होता है। अगर सिर्फ यूनिक आइटम्स चाहिए और क्रम मायने नहीं रखता, तो सेट बेस्ट है। और अगर डेटा को नाम, की के साथ मैप करके रखना है ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके, तो डिक्शनरी परफेक्ट है। ठीक है, अब प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने की बात करते हैं। मतलब अगर मगर वाले फैसले कैसे लेते हैं? उसके लिए इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स हैं। इफ, एलिफ, एल्स। हाँ, आप इफ के बाद एक कंडीशन लिखते हैं। अगर वो सच है तो इफ के नीचे वाला इंडेंटेड कोड ब्लॉक चलता है। ओके। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो पाइथन अगली एलिफ, अगर है तो, की कंडीशन चेक करता है। अगर वो सच है तो उसका ब्लॉक चलता है। और अगर कोई भी सच ना हो? तो आखिर में एल्स, अगर है तो, के नीचे वाला ब्लॉक चलता है। एलिफ आप जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, एल्स आखिर में एक ही होता है या नहीं भी होता। और यहाँ भी इंडेंटेशन जरूरी है। बेहद जरूरी। वही बताता है कि कौन सा कोड किस ब्लॉक का हिस्सा है। क्या इसे छोटा लिखने का भी तरीका है? हाँ, सिंगल लाइन इफ ए बड़ा है, प्रिंट ए बड़ा है, या टर्नरी ऑपरेटर, प्रिंट ए इफ ए बी एल्स प्रिंट बी। ये छोटे लॉजिक के लिए ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स हो तो अलग लाइन बेहतर है। ठीक है। और अगर कोई काम बार बार दोहराना हो? उसके लिए लूप्स हैं। 2 मेन लूप है, वाइल और फॉर। वाइल और फोर। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। आपको लूप के अंदर कुछ ऐसा करना होता है जिसे कंडीशन कभी फॉल्स हो जाए, वरना वो हमेशा चलता रहेगा, इन्फिनिट लूप बन जाएगा। वो खतरनाक हो सकता है। जी। फॉर लूप किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग के हर आइटम पर एक एक करके चलता है, या रेंज फंक्शन से बनी संख्याओं पर। रेंज, ये क्या करता है? रेंज नंबर्स की एक सीक्वेंस बनाता है। जैसे रेंज 5 देगा 0, 1, 2, 3, 4। रेंज 2,6 देगा 2, 3, 4, 5। रेंज 1,10, 2 देगा 1, 3, 5, 7, 9। 1 से शुरू, 10 से पहले तक, 2 के स्टेप में। ये फॉर लूप के साथ बहुत यूज होता है। अच्छा, क्या लूप को बीच में रोक सकते हैं? हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट से। जैसे ही ब्रेक चलेगा, लूप तुरंत बंद हो जाएगा, चाहे कंडीशन अभी भी ट्रू हो। और कंटिन्यू? कंटिन्यू लूप की करंट इटरेशन, बारी को वहीं छोड़कर अगली इटरेशन पर चला जाता है। लूप बंद नहीं होता, बस वो वाली बारी स्किप हो जाती है। फॉर लूप के साथ एल्स भी लग सकता है? हाँ, ये थोड़ी अनोखी बात है पाइथन की। फॉर लूप के बाद एल्स ब्लॉक तब चलता है जब लूप पूरा खत्म हो जाए बिना ब्रेक हुए। अगर लूप ब्रेक से खत्म हुआ तो एल्स नहीं चलेगा। दिलचस्प। अब कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए
फंक्शंस? जी, फंक्शंस। कोड का एक नाम वाला ब्लॉक जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन करते हैं। डेफ माई फंक्शन। हाँ, फंक्शन को आप डेटा भेज सकते हैं, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन अपना काम करके रिटर्न स्टेटमेंट से कोई वैल्यू वापस भेज सकता है। इससे कोड रीयूजेबल और मैनेजेबल बनता है। क्या फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है? रिकर्जन? हाँ, उसे रिकर्जन कहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इससे आसानी से सॉल्व होती हैं, पर ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, वरना ये भी इन्फिनिट लूप जैसा बन सकता है। एक और चीज थी लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शंस छोटी एनोनिमस बिना नाम की फंक्शंस होती हैं। एक ही लाइन में लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स डॉट एक्सप्रेशन करके बना सकते हैं। ये तब काम आती हैं जब आपको बस एक छोटा सा काम करने वाला फंक्शन चाहिए, शायद किसी और फंक्शन को पास करने के लिए। अच्छा, अब स्कोप की बात करते हैं, लोकल ग्लोबल। स्कोप का मतलब है कि कोई वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है। फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया वेरिएबल लोकल होता है, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर जाना जाता है। और ग्लोबल? फंक्शन के बाहर मेन कोड में डिफाइन किया गया वेरिएबल ग्लोबल होता है। उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू बदलनी हो तो पहले ग्लोबल कीवर्ड से बताना पड़ता है। ग्लोबल वेरिएबल नेम? जी, वरना पाइथन समझेगा कि आप एक नया लोकल वेरिएबल बना रहे हैं उसी नाम से। ठीक है। और मॉड्यूल्स, ये क्या है? मॉड्यूल्स कोड लाइब्रेरी की तरह हैं। ये पाइथन फाइल्स .py होती हैं जिनमें फंक्शंस, वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन होते हैं। तो हम दूसरों का लिखा कोड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इंपोर्ट मॉड्यूल नेम करके उस मॉड्यूल की चीज़ों को अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट मैथ करके आप math.square-root यूज कर सकते हैं। पाइथन में पहले से बने हुए मॉड्यूल्स होते हैं? हाँ, बहुत सारे। मैथ, डेट टाइम, ओएस, रैंडम, और आप चाहें तो खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हैं या दूसरों के बनाए हुए लाइब्रेरीज जैसे numpy इंस्टॉल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब फाइल हैंडलिंग पर आते हैं। प्रोग्राम से फाइल पढ़ना या लिखना? इसके लिए मेन फंक्शन है ओपन। इसे दो चीजें बतानी होती हैं, फाइल का नाम और मोड। मोड जैसे रीड, राइट? हाँ, R रीड के लिए ये डिफ़ॉल्ट है, W राइट के लिए ये फाइल को ओवरराइट कर देता है, अगर फाइल नहीं है तो बना देता है, A अपेंड के लिए फाइल के आखिर में जोड़ता है, X सिर्फ नई फाइल बनाने के लिए, साथ में T टेक्स्ट मोड के लिए डिफ़ॉल्ट या B बाइनरी मोड के लिए लगा सकते हैं। फाइल खोलने के बाद ओपन एक फाइल ऑब्जेक्ट देता है, उसके मेथड्स होते हैं जैसे .read पूरी फाइल या कुछ कैरेक्टर्स पढ़ना, .readline एक लाइन पढ़ना, .readlines सारी लाइंस की लिस्ट पढ़ना, .write कुछ लिखना है। और काम खत्म होने पर क्लोज करना जरूरी है? बहुत ज़रूरी। .close मेथड कॉल करना चाहिए ताकि सारे बदलाव सेव हों और रिसोर्सेज फ्री हों। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है विथ स्टेटमेंट इस्तेमाल करना। विद ओपन एज एफ? जी, विथ ब्लॉक खत्म होते ही फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है, चाहे कोई एरर आए या ना आए। ये सेफ तरीका है। क्या फाइल डिलीट भी कर सकते हैं? हाँ, OS मॉड्यूल इंपोर्ट करके os.remove filename.txt से फाइल डिलीट हो जाती है। os.path.exist से चेक कर सकते हैं कि फाइल है भी या नहीं। ओके। और आखिर में नोट्स में numpy का काफी जिक्र है, ये क्या भला है? numpy लेनी न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक फंडामेंटल लाइब्रेरी है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, खासकर जब आपको बड़े बड़े एरे या मैट्रिसेस पर काम करना हो। एरे? ये पाइथन की लिस्ट जैसे नहीं होते? होते तो हैं लिस्ट जैसे ही, मतलब आइटम्स का कलेक्शन, पर numpy एरे, जिन्हें ND एरे कहते हैं, वो कई मामलों में लिस्ट से बेहतर है, खासकर परफॉर्मेंस में। बेहतर कैसे? दो मेन बातें। numpy एरे लिस्ट से बहुत तेज होते हैं, खासकर बड़े डेटा सेट्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में। नोड्स कहते हैं 50 गुना तक। 50 गुना? क्यों? क्योंकि numpy एरे मेमोरी में एक साथ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक में स्टोर होते हैं, इससे कंप्यूटर उन्हें जल्दी एक्सेस कर पाता है। दूसरा, numpy आपको पूरी एरे पर एक साथ ऑपरेशन करने की सुविधा देता है, बिना पाइथन का फॉर लूप लिखे। इसे वेक्टराइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसे यूज कैसे करते हैं? पहले पिप इंस्टॉल numpy से इंस्टॉल करना होता है, फिर कोड में import numpy एज np लिखते हैं। np इसका कॉमन निकनेम है। एरे बनाते कैसे हैं? np.array फंक्शन से आप इसमें पाइथन लिस्ट या टपल पास कर सकते हैं।
जैसे array is equal to np.array 1 2 3 4। और इन एरेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। लिस्ट की तरह एरे, aro1, aro3 सब चलता है। आप मल्टी डिमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, जैसे 2D एरे, मैट्रिक्स। उन्हें एरो कॉलम से एक्सेस करते हैं। शेप और डेटा टाइप। डॉट शेप एट्रीब्यूट एरे का डायमेंशन बताता है, जैसे 3,4 मतलब 3 रो 4 कॉलम। डॉट डेटा टाइप बताता है कि एरे में किस टाइप का डेटा है, जैसे int64, float64। आप डॉट एज टाइप से टाइप बदल भी सकते हैं। और एरे का आकार बदलना, रीशेपिंग। हाँ, डॉट रीशेप मेथड से, जैसे एक 1D एरे को 2D में बदल सकते हैं, बस टोटल एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए। 2 एरेज को np.concatenate से जोड़ सकते हैं। सर्चिंग, सॉर्टिंग भी है। जी, np.where कंडीशन से आप कंडीशन पूरी करने वाले एलिमेंट्स के इंडेक्स ढूंढ सकते हैं। np.sort एरे की सॉर्टेड कॉपी देता है। और वो कॉपी बनाम व्यू वाली बात? हाँ, numpy में भी है। डॉट कॉपी एक पूरी नई इंडिपेंडेंट एरे बनाता है। डॉट व्यू सिर्फ ओरिजिनल एरे का एक व्यू या नजरिया बनाता है। व्यू में बदलाव करने से ओरिजिनल भी बदलता है और ओरिजिनल में बदलने से व्यू भी। डॉट बेस एट्रीब्यूट से पता चल जाता है कि कोई एरे अपना डेटा ओन करती है या वो किसी और का व्यू है। तो NumPy असल में बड़े डेटा सेट्स पर तेजी से गणितीय काम करने के लिए है। बिल्कुल, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब में NumPy एक बेहद जरूरी टूल है। तो हमने आज प्रोग्रामिंग की सोच से शुरू करके एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, फिर पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, फाइलें और आखिर में NumPy जैसी पावरफुल लाइब्रेरी तक का सफर तय किया। ये नोट्स वाकई एक अच्छी शुरुआत देते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉब्लम को तोड़ना, लॉजिक बनाना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ये सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, ये तो लाइफ स्किल्स हैं एक तरह से। बिल्कुल, ये सोचने का तरीका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ सकता है। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, क्या हम अपनी रोज की चुनौतियों को भी इसी तरह एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देख सकते हैं? क्या किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम बनाकर उसे हल करने की कोशिश की जा सकती है, जैसे हम कोड लिखते हैं? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।